हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.3। 1.3 में हम पढ़ेंगे आज अपरिमेय संख्याएं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 और 1.2 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। आप इसको समझ लेंगे तो ये समझ लीजिए कि जी के पूरी प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझ लीजिए ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं। प्रश्नावली 1.3 में 3 क्वेश्चन है जो आपको इस एक टॉपिक को समझने से कंप्लीट समझ में आ जाएंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। प्रश्नावली 1.3 है हमारी अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक प्रश्न पढ़ाने से पहले बेसिक जानकारी दे देना चाहता हूँ जो प्रश्नावली 1.3 में है। क्या है, पर सबसे पहले मैंने जब क्लास शुरुआत की थी उसमें बताया था कि वास्तविक संख्याएं, जो हमारी प्रश्नावली 1.3 का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, नंबर 1 परिमेय संख्या और नंबर 2 अपरिमेय संख्याएं। तो उसमें हमने परिमेय संख्याएं पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो मैंने अपरिमेय संख्या की परिभाषा पहले बता दी थी, अब आज मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि हमारे 1.3 में हमें इसकी फिर से जरूरत पड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होती है वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q कोई क्या है, पूर्णांक है तथा q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? कौन सी संख्याएं? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q का कोई भी पूर्णांक है और q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण है इसके √2, √3, √5, √6, √7, ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखो, मैं आपको साधारण शब्दों में समझाना चाहूंगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अब हम पढ़ते आ रहे, मैं परिभाषा क्या लिखते आ रहे हैं कि p/q के रूप में व्यक्त कर सके। क्या है p/q? पूर्णांक संख्या है, लेकिन मैं आपको सिंपल शब्दों में बताना चाहूंगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। वे संख्याएं जिनको, देखो अभी √2 है, इसको हम हल करते हैं तो हल करेंगे तो इसका मान आएगा, तो कैसा आएगा? एक मान दो प्रकार के होते हैं, एक तो शांत और एक अशांत। जब किसी संख्या में हम भाग देते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं? भाग देते हैं, तो भाग देते हैं किसी संख्या में, तो उसके मान दो प्रकार से आते हैं, एक तो शांत दशमलव और एक आता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, अशांत दशमलव प्रकार। अब मैं क्या कह रहा हूं कि देखो √2 है, √3 है, इनका क्या करना है? जब इनको हम हल करते हैं तो इनके जो मान है वो कभी भी स्थायी मान नहीं आते, इनके मान निरंतर चलते रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए ये है 0.10, उसके बाद 110, फिर उसके बाद 110। इसका जो मान है निरंतर बढ़ता ही जाता है, कभी समाप्त ही नहीं होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। यह अपरिमेय संख्या में गिना जाते हैं। अब दूसरा हमें काम आएगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। जो पर हमारी परमेय नंबर कितनी है? परमेय नंबर है 1.3। ये हमारी जो प्रश्नावली 1.3 है उसमें काम आएगी। ये क्या कहना चाह रही है कि a² बराबर पूर्णतः विभाजित है। मैं यहाँ पर क्या मान लू, जैसे a² का मान हमारे पास क्या है? 20 है। ठीक है दोस्तों, a² का मान हमारे पास क्या ले लेंगे? 100 है। तो 1 का मान क्या आ जाएगा? तो इसका √ हो जाएगा ये, तो एक का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ गया? 1 का मान क्या आ गया? 10। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे a² हमने मान लिया 100, तो 100 में जैसे मान लिया p मैंने मान लिया 5 है हमारे पास, तो 100 में 5 का भाग जा रहा है। हाँ सर जा रहा है, आप कहोगे कि हाँ सर जा रहा है, तो कितने आ गए हमारे पास? 20 आ गए। उसके बाद देखिए, अब a क्या हो गया? जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो वह वर्ग क्या है? हमारे पास 100 है, तो इसका √ कितना होगा? 100 का √ कितना होता है? 10। तो हमारे पास देखो 10। अब 10 में पिक का मान क्या है? हमारे पास 5 है, 5 का भाग देंगे तो ये पूरा जाएगा। तो मैं ये कहने का मतलब ये है, जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है वो कहना चाह रही है कि a²/p पूर्णतः विभाजित है। यानी एक कोई संख्या है a², उसमें p का भाग पूर्णतः भाग जाए तो उस संख्या के लिए एक के मान में भी p का पूर्णतः भाग जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया a² बराबर हमने क्या लिया? 100 है, तो हमारे p मैंने मान लिया 5 है, तो 100 में 5 का पूर्णतः भाग जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 10 में भी 5 का पूर्णतः भाग जाएगा। ये क्या है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, जो हमारे आप प्रश्न हल करेंगे 1.3 में उसमें काम आएगी। और एक
हमारे एक शब्द और आएगा सह अभाज्य संख्याएं। जो आप प्रश्नावली 1.3 के जो प्रश्न हल करेंगे उसमें एक शब्द और आएगा हमारे एक सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, देखो इसके टुकड़े करो। सह मतलब साथ, हमें लिख रखा दे रखा है सह का मतलब क्या होता है हमें साथ, क्या होता है दोस्तों साथ। और अभाज्य संख्याएं होती हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें खुद जो संख्या है स्वयं या और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए, वो क्या कहलाते हैं, सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर सह अभाज्य संख्या क्या होगी, यहाँ पर दो ऐसी, सह का मतलब साथ, अभी युग्म में मतलब जोड़ों में पाई जाएगी। तो यहाँ पर सह अभाज्य संख्या मैं आपको एक उदाहरण लेके दिखाता हूँ। देखिए जैसे हमने एक उदाहरण लिया 3 और 5, तो दो ये देखो, अब 3 में और 5 में दोनों में खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा या एक के अलावा। ठीक है, तो ये क्या होगी, 3 अभाज्य संख्या हो गई, 5 भी अभाज्य संख्या हो गई। यहाँ पर एक शर्त और इस हो गई सर, यहाँ पर हमने ये ले लिया 8 और 7, 8 और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 10। ठीक है दोस्तों, 8 और 10। तो देखिए अब इसमें 8 में तो 2 का भाग जाएगा और 10 में भी 2 का जाएगा, तो ये सहअभाज्य संख्या में काउंट नहीं होगी। तो आप समझ में आ गया, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं कौन सी युग्म में लेना है हमें, तो वे संख्याएं या वे संख्या, दो संख्याओं के वे जोड़े जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, वो क्या कहलाते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अब हम चलते हैं हमारी प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे प्रश्नावली 1.3 और 1.3 में हम पढ़े प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है हमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, हल करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको जब भी ऐसे प्रश्न देते हैं कि √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो ये प्रश्न जो है वो थ्योरी के हैं। आपको एग्जाम में थ्योरी लिख के आने, तभी एग्जामिनर आपको नंबर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पूरे 100 में से 100 नंबर चाहिए तो आपको अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए। प्रेजेंट करने का तरीका आपका अगर अच्छा होगा तो एग्जामिनर आप अपने आप ही फुल में से फुल नंबर देगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्याएं है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, इसके विपरीत मानना, √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानते दोस्तों, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये कहां से मानेंगे, विरोधाभास विधि से। कहां से मानेंगे, विरोधाभास विधि से। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। तो हम क्या मानेंगे, √5 एक परिमेय संख्याएं। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके, वो क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं के लिए क्या होता है, Q ≠ 0, यानी Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें और जहां पर Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या होंगे, जहां पर पूर्णांक संख्याएं होंगी और सहअभाज्य संख्याएं होंगी। मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर P/Q क्या हो गए, पूर्णांक और सहअभाज्य संख्याएं। तो देखो यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम P/Q लें, ये तो हमने मानना है। यहाँ पर हम A/B भी लिख सकते हैं, C/D भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो हमने क्या मान लिया है, √5 क्या है हमारे पास, √5 क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याएं को किसके रूप में लिख सकते हैं हम, A/B या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे A/B के रूप में, जहां, ठीक है दोस्तों, जहां A और B दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या। क्या है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। और क्या कह रहा है, B के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। ये क्या है, परिमेय संख्या के नियम है। ठीक है दोस्तों,
अच्छा, तो अब हम देखो हमें क्या करना होगा, इसका वर्ग करना होगा। सबसे पहले मैं इसको सही करके लिख देता हूँ। √5 ये इसके अपोन में क्या मान सकते हैं हम, 1 मान सकते हैं। और तो इनका वजन गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a बराबर √5 मल्टीप्लाई b। ये आ गया दोस्तों, क्या आ गया हमारे पास, इसको हम आगे लिख देंगे a बराबर b√5। जब कोई संख्या में गुणा में हो तो उनको आगे पीछे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे, वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा, देखो इसका वर्ग करेंगे तो देखो 1 का वर्ग क्या हो गया, a²। ठीक है दोस्तों, और b√5 का वर्ग क्या हो गया, b√5 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a² बराबर b², और ये √5 हमारे पास एक ये हो गया और एक √5 ये हो गया। कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। अब देखिए √5 और √5 मिलके क्या हो जाएंगे, दोस्तों 5। कैसे हो गए, अब मैं आपको बताता हूं। जो अंडरूट है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर कितनी होती है, उसकी आधी। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है, उसकी आधी। जैसे अपने हमारे पास 100 है तो इसके अगर ऊपर अंडरूट लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 100 की जो पावर है वो कितनी है, आधी है इसकी। 100 के ऊपर जो घात है वो कितनी है, 1/2। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अंडरूट का मतलब होता है 1/2। जैसे हमें कई बार दिया होता है कि ये ज्ञात कीजिए, अंडरूट दे देंगे, उसके यहाँ पर लिख देंगे 3, 4, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लिख देंगे यहाँ पर 4। तो इनका मतलब क्या होगा कि जो संख्या है उसकी पावर कितनी होगी, 1/3। यहाँ पर क्या होगा, जो संख्या है उसकी पावर कितनी होगी, 1/4। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये अंडरूट का मतलब क्या होगा कि इसकी पावर जो भी संख्या हमें दी गई है उसकी पावर 1/2 हो जाएगी। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, 5। तो अंडरूट का मतलब क्या हो गया, 5 की पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, और गुणा में यहाँ पर भी क्या है, 2 बार है तो यहाँ पर 5 की पावर 1/2। ये हमारे पास √5 और √5 है तो मैंने दोनों को यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 1/2 जब आधार समान हो, हमारे पास आधार क्या है, 5 है, यहाँ पर भी आधार क्या है, 5 है। जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाते हैं। तो घात क्या हो गई, 1/2 यहाँ से और 1/2 यहाँ से। ठीक है दोस्तों, किसकी घात है, 5 की। तो 1/2 और प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब देखो 2 आ गए, 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, कितने आ गए हमारे, 2/2। तो 2 में 2 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 की पावर 1। तो कितना आ गया हमारे पास, इन दोनों की क्या लिख सकते हैं हम, a² बराबर b² गुणा में 5। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ये कैसे आया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, देखो अब आगे क्या करना है हमें। हमारे पास क्या हो गया, a² अपॉन में, अब देखो ये जो गुणा में है, जब कोई गुणा में हो तो उसको हम इस तरफ आएगा तो वो हमेशा भाग में आता है, तो 5 को इस तरफ लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, और बराबर क्या हो गया हमारे पास, b²। क्या हो गया दोस्तों, b²। ये क्या हो गया हमारी समीकरण नंबर 1। क्या हो गया दोस्तों, समीकरण नंबर 1। ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमने पढ़ा था प्रमेय नंबर 1.3 से, किससे, प्रमेय 1.3 से। क्या होती है प्रमेय 1.3, जब किसी संख्या में हमें प्रमेय 1.3 मैंने बताया था कि जब किसी संख्या में उसके, जैसे कोई संख्या हमारे पास 10 है, इसके वर्ग में, तो इसका वर्ग 100 किसी संख्या का भाग जाता है, पूर्णतः भाग जाता है, तो उस संख्या में वो संख्या कैसे है हमारे पास 10, तो उस संख्या में भी जो हम ये पहले इसका भाग दे रहे हैं उसका पूर्णतः भाग जाएगा। देख लो, 5 दूनी 10, यहाँ पर कितने आ गए, 20 आ गए, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 आ गए। तो कहने का मतलब क्या था हमारा, यहाँ पर प्रमेय संख्या किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या का भाग देते हैं तो उस संख्या
कि उस संख्या में भी जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसका पूर्णतः भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारी प्रमेय 1.3 है। अब देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ए स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है। हाँ सर कहोगे सर हाँ जाएगा, ठीक है, तो ए में भी 5 का भाग जाना चाहिए। किस कहां से आएगी ये प्रमेय 1.3 से कि सर ए में भी 5 का भाग जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रमेय 1.3 से। ठीक है दोस्तों, कहां से? प्रमेय 1.3 से क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर में जब 5 का भाग जाता है, ए स्क्वायर अपॉन 5 से पूर्णतः विभाजित है, से पूर्णतः विभाजित है, तो ए भी, तो 5 ए से भी पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? तो क्या लिख देंगे? ए जो 5 है वो ए से पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखिए, अब क्या करना है हमें? अब देखो कोई भी संख्या अगर 5 से विभाजित हो, कोई भी संख्या मान लो, अब 5 से विभाजित होगी तो वो संख्या क्या होगी? उसमें उसका भाग जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 5 से कोई भी संख्या बताओ जिससे विभाजित हो। एक तो 5 स्वयं हो गई, ठीक है दोस्तों। दूसरी क्या हो गई हमारे पास? 10 हो गई, 10 में 5 का भाग जाएगा। 15 हो गई, 20 हो गई, 25 हो गई और 30 हो गई, ऐसे ही चलती रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इन सब में 5 का भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा और किसी में जाएगा? आगे तो जाएगा, पर छोटी संख्या जो है उसमें किसी का 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? 5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही चलता रहेगा। अब मैंने क्या कहा कि तो आप देखो एक कोई ऐसी एक जो ए से पूर्णतः विभाजित हो, तो देखो कोई संख्या मैंने बताया था कि जिस 5 से विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो वो संख्या क्या होगी चाहिए? 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो 5 देखो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वो संख्या क्या हो सकती है? 10 होगी, 15 हो गया, 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे क्या लिख लेंगे? इसको मान लेंगे हम सी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे क्या आ जाएगा? इसको सी मान लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? इसको मानना है, इसको क्या मान लेंगे? सी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ गई वो संख्या? 5 से। तो अब देखो एक का मान हमारे पास क्या आ गया? वो संख्या क्या आ गई? माना a बराबर 5 ही। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लेंगे दोस्तों? इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 का मान किस में रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान क्या आ गया हमारे पास? 5c का होल स्क्वायर अपॉन में 5 बराबर क्या है हमारे पास दोस्तों? बी स्क्वायर। क्या है दोस्तों? बी स्क्वायर। अब 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, और सी का वर्ग करेंगे तो क्या हो गया? सी स्क्वायर। कितना आ गया दोस्तों? सी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? 5 बराबर क्या है हमारे पास? बी स्क्वायर। अब देखो 25 को 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 पचम 25। अब हमारे पास क्या बच गया? बी स्क्वायर 5c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? क्या बच गया हमारे पास? 5c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। क्या बच गया? 5c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब देखो हमें क्या करना है? हमने हमारे पास दो संख्या कौन कौन सी मानी थी? a और b। हमने क्या मानी थी? a और b मानी थी दोस्तों। तो अब देखो हमने a की वैल्यू तो b की वैल्यू ज्ञात कर ली। b की वैल्यू क्या है हमारे पास? a स्क्वायर अपॉन में 5। और अब यहाँ से c की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? b स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है दोस्तों, क्या आ गई हमारे पास? c की वैल्यू b स्क्वायर अपॉन में 5। इसे समीकरण नंबर 3 का नाम दे देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? अच्छा, तो अब आगे देखो, जब हमने कहा था a और b सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, और मैंने एक बात बताई, सहभाज्य संख्याएं क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनमें या तो स्वयं का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए, वो क्या कहलाते हैं? सहभाज्य संख्याएं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1। ए स्क्वायर में
अपॉन 5 और यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर अपॉन 5। अब देखो ए और बी क्या है, दोनों सहभाज्य संख्या है, तो होना तो इसमें ऐसा चाहिए कि इनमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में किसी समान संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो बी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है और ए स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, तो ये क्या हो गए, सहभाज्य संख्या नहीं होगी, यानी विरोधाभास हो रहा है। तो हम इसे लिख देंगे, क्या हो गया हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन में 5। अब देखो जब प्रमेय 1.3 से क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रमेय 1.3 से प्रमेय 1.3 क्या कहती है, अगर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है तो बी 5 से भी विभाजित होगा, यही कहती है प्रमेय 1.3। यदि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से ही विभाजित होगा, यही कहते हैं प्रमेय 1.3। तो देखो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर 5 से विभाजित, तो ए भी 5 से विभाजित होगा, और हमने शुरू में कहा था कि ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं। तो सहभाज्य संख्याएं क्या होते हैं, वे संख्याएं जिनमें या तो स्वयं का भाग जाए या स्वयं के अलावा खुद का एक का भाग जाए, तो वो क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर ए देखो, ए में 5 का भाग जाएगा और यहाँ पर बी में भी 5 का भाग जाएगा, तो इनमें एक और स्वयं के अलावा 5 का भाग जा रहा है, तो ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 3 से। दोस्तों आपको अपने फेयर नोटबुक में नीचे लिखना है, मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं बची और मैं इनको मिटा दूंगा तो आपको समझ में कम आएगा, तो मैं यहाँ पर कॉर्नर में लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको नीचे ही लिखना है समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, यहाँ से क्या आया कि एक ए में 5 का भाग जा रहा है, और समीकरण 3 से क्या समझ में आया हमें कि बी में भी 5 का भाग जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो गया, समीकरण 1 व 3 से विरोधाभास उत्पन्न होता है। विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्या विरोधाभास उत्पन्न होता है कि ए और बी सहभाज्य संख्याएं नहीं है, कि ए व बी सह अभाज्य। दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा हो तो बता दीजिए, ए और बी क्या मैं बोल रहा हूं उसके साथ साथ सुनते रहिए। ठीक है दोस्तों, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, संख्याएं नहीं है। अतः हमने जो कल्पना की थी, हमने जो कल्पना की थी वो गलत है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हमने जो कल्पना की थी वो क्या है, गलत है। आता है √5 एक में संख्या है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। मैं एक बार आपको पूरे का शॉर्ट रूप में बता देना चाह रहा हूं कि प्रश्न में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो हम सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, विरोधाभास विधि से, कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय का विपरीत क्या होता है, अपरिमेय का विपरीत क्या हो गया, परिमेय। तो हम क्या मान लेंगे, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या बोलिए हमें पता है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि √5 क्या है, A/B के रूप में है। जहां ठीक है दोस्तों, जहां ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या मैंने आपको बताई थी कि वे संख्याएं जिनमें या तो स्वयं का भाग जाए या एक का भाग जाए, उनके अलावा किसी और अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता, सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। जहां पर बी के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक को यहाँ पर रख लिया और बी इस तरफ आया, तो क्या हो गया, √5 गुणा में बी, और ए बराबर हमारे पास क्या हो गया, b/5। अब देखो इसका वर्ग कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, a² बराबर यहाँ पर आ गया हमारे पास 5b²। ठीक है दोस्तों, अब ab² की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a²/5। अब हमने प्रमेय 1.3 पढ़ी थी। प्रमेय 1.3 क्या थी कि यदि a² में 5 का भाग जाता है पूर्णतः, तो a में भी 5 का भाग जाएगा। ये क्या थी, प्रमेय 1.3 मैंने आपको अभी समझाई थी। तो a² से पूर्णतः विभाजित, तो 5 में 1 का मतलब, फिर a² में 5 का भाग जाता है तो a में भी 5 का भाग जाएगा। अब देखिए हमने
एक को मान लिया यहाँ पर क्या 5c। अब देखिए 5c की वैल्यू कहाँ पर रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, और समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, c की वैल्यू आ जाएगी b² 5। अब पर में 1.3 क्या होती है कि यदि b² में 5 का भाग जा रहा है तो b में भी 5 का भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जब b में भी 5 का भाग जा रहा है और a में भी 5 का भाग जा रहा है तो ये तो गलत हो गया, हमने ये सहभागी संख्या ही नहीं होंगी। और भी कैसे नहीं होंगी, मैंने बताया था कि सहभागी संख्या क्या होती है, या तो उसमें एक का भाग जाए या खुद उस संख्या का भाग जाए जो सहभागी संख्या है। जैसे यहाँ पर या तो उसमें किसका भाग जाना चाहिए था, एक का भाग जाना चाहिए था या फिर बी का भाग जाना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो इसे हम कहते हैं कि हमने जो समीकरण 1 व 3 से विरोधाभास उत्पन्न होता है कि क्या होता है कि ए व बी सहअभाज्य संख्या नहीं है, अतः हमने जो कल्पना की थी वो गलत है। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, इसे 2-3 बार आप नोटबुक में सोल्व करके देखिए। ये क्या है कि इसमें समीकरण बनानी होती है और ये क्या होता है, हमें इनको लिखना ही पड़ेगा। आप सोचो कि सर कोई छोटी ट्रिक बता दे तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर नहीं देंगे, आपको इसको पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखना है तभी एग्जामिनर पूरे नंबर देंगे। और ये बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसा हार्ड का नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।